नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज हम भारत के धुरंधर युग को आपके लिए डिकोड करेंगे। धुरंधर पार्ट 2 ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। T20, शॉर्ट वीडियोस और रील्स के जमाने में 3 घंटे 49 मिनट की इस फिल्म को देखने के लिए देश भर के सिनेमा हॉल्स में हर शो हाउसफुल चल रहा है। इस फिल्म की सफलता भारत के समाज की बदलती सोच को दर्शाती है। ये सिर्फ सिनेमा की कहानी नहीं है। कुछ साल पहले तक राष्ट्रवाद सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा हुआ करता था, लेकिन आज राष्ट्रवाद देश के आम लोगों की आवाज बन चुका है। धुरंधर फिल्म की कामयाबी हमारे देश के अर्बन नक्सल और टुकड़े टुकड़े गैंग को भी एक करारा तमाचा है, क्योंकि यही लोग इसे एक प्रोपेगेंडा फिल्म बताकर लगातार इसकी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन भारत की जनता उन्हें बराबर जवाब दे रही है। इसके अलावा ईरान युद्ध की आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने अमेरिका के सबसे ताकतवर फाइटर जेट F-35 को लॉक करके उस पर मिसाइल से हमला किया है। यह सिर्फ अमेरिका के सबसे महंगे और सर्वश्रेष्ठ फाइटर जेट पर हमला नहीं है, बल्कि यह अमेरिका की ताकत और उसके स्वाभिमान पर एक चोट है। अब से थोड़ी देर पहले ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिका इस युद्ध में अपनी जीत के झूठे दावे कर रहा है और ईरान में भी अमेरिका का वही हाल होगा जो वर्षों पहले वियतनाम में हुआ था। और आखिर में हम खुशी के फॉर्मूले को आपके लिए डिकोड करेंगे। आज आपको वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के नए आंकड़े दिखाएंगे, जिसमें फिनलैंड दुनिया का सबसे प्रसन्न, सबसे खुश देश है। भारत खुशी के मामले में पूरी दुनिया में 116 नंबर पर है और अफगानिस्तान पूरी दुनिया का सबसे दुखी देश है। इस इंडेक्स की खास बात यह है कि अब दुनिया के अमीर देशों में भी लोग धीरे धीरे उदास हो रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है सोशल मीडिया, आर्थिक असुरक्षा और अकेलापन। इसलिए आज इस फॉर्मूले को भी आपके लिए डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि आज के ज़माने में खुश कैसे रहा जा सकता है। लेकिन ईरान युद्ध की आज की सबसे बड़ी खबर आपके लिए यह है कि अमेरिका के सबसे ताकतवर और एडवांस्ड फाइटर जेट पर ईरान की सेना ने मिसाइल से हमला करके उसे नुकसान पहुंचाया है। अमेरिका के इस फाइटर जेट का नाम है F-35 और ये 5वीं पीढ़ी का एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। इसका मतलब है कि दुश्मन के रेडार आसानी से इस फाइटर जेट का पता नहीं लगा सकते, लेकिन ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने इस फाइटर जेट का पता लगाकर बाकायदा इसे लॉक करके इस पर हमला कर दिया। और अगर यह खबर सच है तो दुनिया में पहली बार किसी F-35 फाइटर जेट पर सफल हमला हुआ है। अमेरिकी सेना ने इस बात की पुष्टि की है कि पश्चिम एशिया के एक देश में एक F-35 की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है और विमान का पायलट सुरक्षित है। यानी ईरान की सीमा में इस हमले के बाद भी ये F-35 वहां से किसी दूसरे देश तक पहुंचने में कामयाब हो गया। यहां पर इस बात की ज़रूर तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि इस पर जो हमला हुआ होगा वो ईरान की सीमा के अंदर हुआ होगा, लेकिन इस हमले के बावजूद ये एयरक्राफ्ट वहाँ से बच निकला और आप ये कह सकते हैं कि घायल अवस्था में किसी दूसरे देश तक पहुँच गया जहाँ इसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई। अब आप ये वीडियो देखिए जिसे ईरान ने ही जारी किया है और ईरान का दावा है कि उसने F-35 फाइटर जेट पर हमला किया, लेकिन इस वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। लेकिन तस्वीर आप देख सकते हैं यहां। दुनिया ने ऐसा वीडियो इससे पहले कभी नहीं देखा था। दुनिया ने इससे पहले आज तक F-35 पर हमला होते हुए कभी नहीं देखा था। दुनिया ने ये पहले कभी नहीं देखा कि कोई मिसाइल F-35 को छू भी सकती है। F-35 किसी रेडार पर दिखाई भी दे सकता है, ये दुनिया ने पहले कभी देखा नहीं। ईरान युद्ध ने अमेरिका की उस छवि को आज तोड़ दिया है जिसमें अमेरिका ये दावा करता रहा है कि उसके F-35 फाइटर जेट पर कोई मिसाइल हमला नहीं कर सकती। दुश्मन के रेडार इस फाइटर जेट का पता नहीं लगा सकते और दुश्मन की मिसाइल इसे
छू भी नहीं सकती। यानी ये फाइटर जेट इनविजिबल और अनटचेबल है, इसे छूना मुश्किल है। लेकिन ईरान की एक मिसाइल ने इस फाइटर जेट को छू लिया है और ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है और ये अमेरिका को शर्मिंदा करने वाली खबर है, क्योंकि F-35 को इस समय अमेरिका सहित दुनिया के 19 देश उड़ा रहे हैं। इसकी कीमत लगभग 1000 करोड़ रुपए है और इस प्रोजेक्ट का कुल खर्च लगभग 193 लाख करोड़ रुपए है, इसे डेवलप करने का जो प्रोजेक्ट था। अब ये सभी देश आज ये सोचते होंगे कि क्या ये F-35 विमान वाकई इतना सुरक्षित और ताकतवर है जितना अमेरिका दावा करता रहा है। अमेरिका के पास लगभग 800 F-35 फाइटर जेट्स हैं और अमेरिकी सेना अभी लगभग 2400 विमान और खरीदेगी। कुल मिलाकर जो है अमेरिका का प्लान यह है कि वो अपनी वायुसेना में सब कुछ मिलाकर 2400 F-35 विमान खरीदेगा। इस समय पूरी दुनिया में 19 देश मिलकर 1300 से ज्यादा F-35 विमानों का इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरी दुनिया में 5वीं पीढ़ी के किसी भी फाइटर जेट का इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वाला ये हवाई जहाज है, फाइटर जेट है। हैरान करने वाली बात यह है कि ईरान ने किसी मॉडर्न या आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम से नहीं, बल्कि एक पुरानी और आउटडेटेड टेक्नोलॉजी से इस F-35 का शिकार किया है और इस टेक्नोलॉजी का नाम है इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक, यानी IRST। ये किसी फाइटर जेट को पकड़ने के लिए रेडार का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि उसके जेट इंजन से निकलने वाली गर्मी के जरिए उस लड़ाकू विमान का पता लगाती है, यानी उसका जो हीट सिग्नेचर होता है उसके जरिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि IRST किसी दुश्मन फाइटर जेट को यह कभी नहीं बताती कि उस फाइटर जेट को ट्रैक किया जा रहा है या वो ट्रैक हो चुका है। F-35 फाइटर जेट में सिर्फ एक ही ताकतवर जेट इंजन होता है जो इसे बहुत तेज रफ्तार देता है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी भी पैदा करता है ये इंजन, और यही हीट इस जेट इंजन की एक कमज़ोरी बन गई है। F-35 विमान दुश्मन के रेडार पर एक छोटे से पक्षी के साइज का नज़र आता है और कई बार उसे कंफ्यूज भी कर सकता है, लेकिन इसके इंजन से जो गर्मी निकलती है उस गर्मी को छिपाना आसान नहीं है। एक और दावा यह भी किया गया है कि ईरान ने अपनी एक ऐसी मिसाइल से इस F-35 पर हमला किया जो आसमान में किसी ड्रोन की तरह उड़ान भरते हुए अपने लक्ष्य का इंतजार करती है, और इस मिसाइल का नाम है लॉइटरिंग मिसाइल, और इसी ने अमेरिका का F-35 देखते ही उस पर हमला कर दिया। लेकिन यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि F-35 पर हमला हो जाए। इससे पहले F-35 के जो पायलट्स होते थे, जो फाइटर पायलट्स इस फाइटर जेट को उड़ाते थे, वो हमेशा इस बात को लेकर बड़े आश्वस्त रहते थे कि उन्हें कोई छू नहीं सकता। वो आसमान में जाने के बाद भी पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वो एक ऐसे विमान को उड़ा रहे हैं जिसे छूना मुश्किल है। लेकिन आज के बाद जब भी कोई पायलट F-35 को उड़ाएगा, उसके मन में अब ये डर ज़रूर रहेगा कि F-35 भी रेडार से लॉक हो सकता है, इस पर भी हमला हो सकता है और दुश्मन की मिसाइल इसे छू सकती है। अब आपको 3 पॉइंट्स में बताते हैं कि F-35 को मार गिराना इतना मुश्किल काम क्यों है और क्यों पूरी दुनिया में ये चर्चा हो रही है कि ये F-35 को इस फाइटर जेट से ईरान की जो मिसाइल है ये छू कैसे गई। तो पहली बात ये कि F-35 को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि रेडार वेव्स इससे टकराकर इधर उधर बाउंस हो जाती हैं, यानी रेडार इसे पकड़ नहीं पाता, कोई भी रेडार। इसलिए इसे स्टेल्थ विमान कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम स्टेल्थ है। दूसरा, इस फाइटर जेट पर एक खास तरह की कोटिंग की जाती है जो रेडार वेव्स को कमज़ोर कर देती है, और इसे कहते हैं रेडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल, यानी RAM। F-35 की सिर्फ 1 घंटे की उड़ान का खर्च लगभग 38 लाख रुपए है, जबकि अमेरिका के एक और विमान F-16 की 1 घंटे की उड़ान का खर्च 24 लाख रुपए है। यानी ये जो F-35 विमान है ना सिर्फ सबसे महंगा विमान है, 1000 करोड़ का एक विमान है, इसे उड़ाना भी उतना ही महंगा है, और इसे उड़ाना, इसका जो खर्च है वो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि F-35 की जो कोटिंग है, जो इसकी बॉडी के ऊपर कोटिंग की जाती है,
इसे बहुत ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है। इसकी मेंटेनेंस बहुत हाई है क्योंकि बार बार उड़ान भरने के बाद ये कोटिंग धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। और तीसरी बात ये कि दुश्मन के रेडार से बचने के लिए F-35 अपनी मिसाइल्स और अपने बॉम्ब्स को अपने विंग्स के अंदर छिपा कर रखता है। आपने देखा होगा ज़्यादातर फाइटर जेट्स में आपने विंग्स पर मिसाइल्स और बॉम्ब्स को देखा होगा, लेकिन F-35 के पास कौन से मिसाइल हैं, कौन से बॉम्ब्स हैं, ये कोई देख नहीं सकता, सब अंदर छिपे हुए होते हैं। दुश्मन की सीमा में उड़ान भरते समय F-35 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की मदद से किसी भी रेडार से बचने की पूरी कोशिश करता है और बच भी जाता है। लेकिन किसी भी फाइटर जेट का 100% स्टेल्थ होना एक ऐसा मिथ है, यानी एक ऐसा भ्रम है जिसे कई बार बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। अमेरिका ने 30 वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद ये फाइटर जेट बनाया और अपने दुश्मनों को ये संदेश दिया कि F-35 ने उनके तमाम रेडार्स, उनकी मिसाइल्स और उनके सेंसर्स को बिल्कुल कमज़ोर करके बहुत पीछे छोड़ दिया है। लेकिन अब ये भ्रम टूट रहा है और इस हमले के बाद ईरान की सेना का मनोबल आज बहुत ऊंचा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमेरिकी सेना के लिए ईरान में अब नष्ट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। लेकिन अमेरिका के हज़ारों हमलों के बावजूद अब भी ईरान का जवाबी हमला जारी है। इससे पहले जनवरी 2024 में अमेरिका ने यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ ऐसे ही हवाई हमले किए थे और उस समय भी यमन के एक एयर डिफेंस सिस्टम ने F-35 पर मिसाइल से हमला कर दिया था। लेकिन तब उस विमान ने किसी तरह से यमन की मिसाइल को चकमा दे दिया था, उस दिन बच गया था। कहा जाता है कि इसी वजह से अमेरिका ने यमन में अपना ऑपरेशन बहुत जल्द खत्म करके हूती विद्रोहियों से समझौता कर लिया था। दुनिया में ऐसे स्टेल्थ फाइटर जेट पिछले 36 वर्षों से उड़ रहे हैं और आज तक सिर्फ एक बार ऐसे किसी फाइटर जेट को मार गिराया गया है। वर्ष 1999 में अमेरिका के एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को सर्बिया की सेना ने हवा में ही मार गिराया था और इस फाइटर जेट का नाम था F-117 नाइट हॉक। इस पर सोवियत संघ के एक एयर डिफेंस सिस्टम से हमला किया गया था, यानी वो जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो मेड इन सोवियत संघ था, जिसका नाम था SA-3 और इसे 1960 के दशक में डिजाइन किया गया था, यानी ये भी कोई आधुनिक सिस्टम नहीं था। हैरानी की बात यह है कि वर्ष 1999 और अब वर्ष 2026 दोनों बार सामान्य और पुरानी टेक्नोलॉजी से अमेरिका के अत्याधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट्स पर हमले किए गए। इस समय अमेरिका के F-35 फाइटर जेट्स की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई तरह के मीम्स शेयर किए जा रहे हैं और इसे देखकर अमेरिका को आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा। ईरान के जो समर्थक हैं वो इस प्रकार की चीज़ें सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। अब ये देखिए कि F-35 पकड़ में आ सकता है, F-35 को पर हमला किया जा सकता है और F-35 अब दुश्मन की पकड़ से बहुत बाहर नहीं है। ये बात ईरान ने साबित कर दी, जो अमेरिका के लिए एक बदनामी का विषय है। हालांकि F-35 गिरा नहीं, ये भी बात है और ये इसमें नुकसान हुआ होगा और इसीलिए इसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। पायलट को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, पायलट भी जिंदा है, लेकिन इसे छूना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब देखिए कि ईरान के युद्ध में अब तक अमेरिका अपने 4 हवाई जहाज खो चुका है, जिसमें से 3 F-15 फाइटर जेट थे जो कुवैत में एक फ्रेंडली फायर के दौरान क्रैश हो गए, नष्ट हो गए। उनकी तस्वीरें आपने पहले देख ली होंगी। तो 3 F-15 नष्ट हो चुके हैं अमेरिका के। इसके अलावा हवा में ईंधन भरने वाला एक और विमान KC-135 भी अभी हाल ही में इस युद्ध में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इन 4 एयरक्राफ्ट्स के अलावा अमेरिका और इजराइल के मिलाकर 24 MQ-9 रीपर ड्रोन्स भी इस युद्ध में ईरान ने नष्ट कर दिए। ऐसे एक रीपर ड्रोन की कीमत लगभग 500 करोड़ रुपए है और ये जो MQ-9 रीपर ड्रोन है ये कई फाइटर जेट से भी ज्यादा महंगा है। आप इसे एक आधुनिक फाइटर जेट ही समझ लीजिए। फर्क बस इतना है कि फाइटर जेट में पायलट होता है और इस ड्रोन में पायलट नहीं बैठा होता, ये पायलटलेस है, लेकिन कीमत उतनी ही है। सोचिए आप 500 करोड़ का एक ड्रोन, तो इसे आप एक फाइटर जेट ही समझ सकते हैं। इसलिए इनका गिराया जाना भी एक बहुत बड़ी बात है।
अगर इन सबको हम मिला लें इनकी संख्या को, तो ये आंकड़ा बनता है 28 का। और इसीलिए हम कह सकते हैं अब तक 28, यानी अब तक 28 एयरक्राफ्ट्स और ड्रोन्स अमेरिका इस युद्ध में गंवा चुका है। एक फिल्म आई थी ना, अब तक 56, वैसे ही आप यहां पर कह सकते हैं अब तक 28, यानी अमेरिका और इजराइल अब तक ईरान के आसमान में अपने 28 बेहतरीन फ्लाइंग एसेट्स खो चुके हैं, जिनमें 500 करोड़ के ड्रोन्स भी हैं और हजारों करोड़ के हवाई जहाज भी हैं। आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अक्सर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या अपने भाषणों में इस युद्ध में भारत के नष्ट हुए फाइटर जेट्स की संख्या को बढ़ा चढ़ाकर बताया करते थे। कभी कहते थे कि भारत के 5 प्लेन नष्ट हो गए, कभी कहते थे कि 8 प्लेन नष्ट हो गए। हर रोज भारत के प्लेन्स के बारे में वो नया बयान देते थे, नया आंकड़ा देते थे कि भारत के इतने प्लेन नष्ट हो गए। आज अमेरिका के विपक्षी दलों को भी राष्ट्रपति ट्रंप से एक बार तो पूछना चाहिए कि ईरान युद्ध में अमेरिका के कितने प्लेन नष्ट हो चुके हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप को भी भारत के प्लेन्स के बारे में तो उन्हें बहुत दिलचस्पी थी। आज दुनिया को अपने प्लेन्स के बारे में भी बताना चाहिए कि उनके कितने प्लेन्स ईरान में नष्ट हुए हैं। और अब से थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी सेना ने पिछले 2 दिनों में ही ईरान के 58 शिप्स को डुबो दिया है, नष्ट कर दिया है। शायद इस दावे से ट्रंप ये बताना चाहते हैं कि अमेरिका की सेना ये युद्ध जीत रही है। तो अमेरिका तो लगातार ये दावे कर रहा है, उनके राष्ट्रपति, उनके आर्मी जनरल्स, उनके रक्षा मंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि अमेरिका इस युद्ध में बहुत अच्छी स्थिति में है, अमेरिका ये युद्ध जीत रहा है और ईरान में अब नष्ट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। ये अमेरिका लगातार कह रहा है। लेकिन अब से थोड़ी ही देर पहले आज ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अगराक्ची का भी एक बड़ा आक्रामक बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका इस युद्ध में जीत के झूठे दावे कर रहा है और ईरान में अमेरिका का वही हाल होगा जो वर्षों पहले वियतनाम में हुआ था। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका हर दिन वियतनाम युद्ध के दौरान भी यही कहता था कि वो इस युद्ध को जीत रहा है, लेकिन वो कभी जीत नहीं पाया। और ईरान में भी बिल्कुल वही हो रहा है। अमेरिका ने वर्ष 1965 से 1973 तक, यानी लगभग 8 वर्षों तक वियतनाम में ये युद्ध लड़ा था और इसमें लगभग 58,000 अमेरिकी सैनिक तब मारे गए थे। अब तक किसी भी युद्ध में अमेरिका के इतने सैनिकों की मौत नहीं हुई है। इसके बाद वर्ष 1973 में अमेरिका वियतनाम युद्ध को बीच में ही छोड़कर वापस आ गया था। आपको याद होगा, अमेरिका के एक एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड आर फोर्ड में 12 मार्च को आग लग गई थी। इसे बुझाने में 30 घंटे लगे थे और इसके बाद इसे इस युद्ध से हटा लिया गया था और इसे रिपेयर करने के लिए अभी ग्रीस भेज दिया गया है। अब अमेरिका के मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिकी नौसेना इस पर जांच कर रही है कि क्या ये आग खुद इसी वॉरशिप पर तैनात सैनिकों ने लगाई थी। क्या मतलब, ये बहुत बड़ी बात है कि इसी वॉरशिप पर तैनात अमेरिकी सैनिकों ने अपने ही वॉरशिप में आग लगा दी। और अगर ये खबर सही है तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका के सैनिक भी शायद दिल से ये युद्ध लड़ना नहीं चाहते। इस वॉरशिप के नौसैनिक शायद थके हुए हैं क्योंकि इनकी छुट्टी 2 बार कैंसिल हो चुकी थी। इन्हें पहले दिसंबर 2025 में छुट्टी मिलनी थी, लेकिन पहले इस वॉरशिप को वेनेजुएला भेज दिया गया जब वेनेजुएला के साथ अमेरिका का युद्ध चल रहा था और उनके राष्ट्रपति को पकड़ा था। और फिर वेनेजुएला से सीधे इस वॉरशिप को ईरान के युद्ध में भेज दिया गया। और ये नौसैनिक लगातार 10 महीने से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जबकि आमतौर पर इन्हें हर 5 से 6 महीने में एक बार छुट्टी जरूर मिलती है। इसलिए ये एक बहुत गंभीर बात है। हम ये नहीं कह सकते कि यही हुआ होगा, लेकिन अमेरिका का जो मीडिया है वो लगातार ये बात कह रहा है कि जिन चीज़ों की जांच चल रही है उनमें ये भी है कि कहीं ये आग खुद अमेरिका के ही सैनिकों ने तो नहीं लगाई, क्योंकि वो वापस जाना चाहते हैं। आज ईरान की सेना ने भी कहा है कि इस वॉरशिप की वापसी ने अमेरिकी सेना की खोखली ताकत को एक्सपोज कर दिया है। موج 66م عملیات وعده صادق 4 با رمز مبارک یا زهرا سلام الله علیها علیه اهدافی در قلب و جنوب سرزمین‌های اشغالی و تل‌آویو و پایگاه‌های ارتش تروریستی آمریکا در منطقه به فضل الهی با موفقیت کامل به اجرا درآمد.
तो ईरान का जो मनोबल है वो दो चीज़ों से बहुत हाई है आज। एक तो ये कि उन्होंने अमेरिका के एक F-35 पर हमला कर दिया, और दूसरा ये कि अमेरिका का जो इतना बड़ा वॉरशिप है, अमेरिका ने अपने इस वॉरशिप को युद्ध के मैदान से हटा लिया है और अब इसे मरम्मत के लिए ग्रीस भेज दिया है। ईरान ये दावा करता है कि अमेरिका अब पीछे हट रहा है, और ईरान ने यह भी कहा है, जैसा मैंने आपको बताया, कि अमेरिका तो वियतनाम युद्ध के दौरान भी हर रोज़ यही दावा करता था कि वो इस युद्ध को जीत रहे हैं। लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के जनरल्स यही कहते रहे कि वियतनाम में वो जीत रहे हैं, लेकिन वो जीते कभी भी नहीं, और 8 साल के बाद उन्हें बिना जीत हासिल किए ही वापस लौटना पड़ा। और ईरान ये कहता है कि इस बार भी वही स्क्रिप्ट है, वही पटकथा है, वही डायलॉग्स हैं, वही दावे हैं। इस बार भी अमेरिका कह रहा है कि वो ईरान युद्ध को जीत रहा है, लेकिन असल में ऐसा होगा नहीं, ऐसा ईरान कहता है। अब देखिए, ये जो ईरान का युद्ध है, ये एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां अमेरिका, इजराइल और ईरान, ये जो तीन इसमें पार्टीज हैं, इन तीनों के अलग अलग लक्ष्य हैं, और ये तीनों अपने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इन तीनों में सबसे स्पष्ट लक्ष्य जो है वो है इजराइल का। वो इस युद्ध को सबसे मजबूत इच्छा शक्ति और अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ रहा है, क्योंकि ईरान की सत्ता और हथियार जो ईरान के पास हैं, उनका पहला निशाना इजराइल है, और इजराइल के लिए ईरान को ख़त्म करना या उसे कमज़ोर करने का ये सबसे बड़ा मौका है। तो इजराइल दिल से ये चाहता है कि ईरान में सबसे पहले तो सत्ता परिवर्तन हो जाए, क्योंकि ईरान में इस समय की जो सरकार है, जो सत्ता है, वो इजराइल से नफरत करती है, और जब तक ये सरकार रहेगी तब तक इजराइल हमेशा ईरान के निशाने पर रहेगा। तो इजराइल चाहता है कि पहले वहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो जाए। सत्ता परिवर्तन करने के बाद ईरान को इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि वो इजराइल का कुछ भी बिगाड़ ना पाए। इस समय इजराइल अमेरिका की दोस्ती का, अमेरिका के साथ का पूरा फ़ायदा उठाना चाहता है, और उठा भी रहा है। वो जानता है अमेरिका उसके पीछे खड़ा हुआ है, सारी मदद अमेरिका से मिल रही है, क्योंकि खुद इजराइल भी ये नहीं जानता, बेंजामिन नेतन्याहू भी ये नहीं जानते कि आखिर अमेरिका कब तक इजराइल का साथ इस युद्ध के लिए देगा। इसलिए इजराइल जानता है कि उनकी जो विंडो है वो बहुत छोटी है। अमेरिका किसी भी दिन समझौता कर सकता है, अमेरिका किसी भी दिन अपनी सेना को वापस भी ले जा सकता है। इससे पहले कि अमेरिका ये फैसला करे कि इस युद्ध को बंद कर दिया जाए, इजराइल चाहता है कि उससे पहले पहले ईरान को वो नष्ट कर दे और ईरान में सत्ता परिवर्तन करा दे। ये जो विंडो है ये बहुत छोटी है, और इसका पूरा फ़ायदा बेंजामिन नेतन्याहू उठाना चाहते हैं। ईरान ने इजराइल से सीधे युद्ध लड़ने की बजाय हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकवादी संगठनों को पैसा दिया, हथियार दिए, ट्रेनिंग दी, और प्रॉक्सी वॉर की शुरुआत उन्होंने की इजराइल के खिलाफ। और इस समय इजराइल के ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि ईरान उनके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यानी इजराइल के पास तो और कोई चारा ही नहीं है, उसे ईरान को नष्ट करना ही पड़ेगा अगर वो शांति से रहना चाहता है। तो युद्ध में अब अमेरिका का लक्ष्य देखिए, ये तो इजराइल का लक्ष्य हमने आपको बताया है, ये इजराइल का लक्ष्य है जो से वो हर कीमत पर हासिल करना चाहता है। इस युद्ध में अमेरिका का पहला लक्ष्य था ईरान का परमाणु कार्यक्रम, लेकिन अमेरिका का कभी भी कोई स्पष्ट लक्ष्य इसमें रहा ही नहीं है। बड़ी बात यह भी है कि अमेरिका को ईरान से कोई सीधा खतरा कभी भी नहीं था, ना है ना था, क्योंकि ईरान से अमेरिका की दूरी 11,500 किलोमीटर की है। अमेरिका के पास ईरान से बचने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर ईरान पर दबाव डालना ही है तो अमेरिका बिना युद्ध लड़े भी बहुत सारे दबाव डाल सकता है। वो ईरान पर अलग अलग सैंक्शंस लगा सकता है, जो कि उसने लगाए हुए थे पहले से ही। वो कूटनीति और संयुक्त राष्ट्र का सहारा लेकर भी ईरान के खिलाफ बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन ये सारे विकल्प इजराइल के पास मौजूद नहीं है। इजराइल ना तो कोई आर्थिक सैंक्शन लगा सकता है, ना ही इजराइल डिप्लोमेसी के आधार पर या राजनीति, इंटरनेशनल रणनीति के हिसाब से ईरान पर कोई दबाव डाल सकता है। उसके पास एक ही चारा है कि वो युद्ध लड़के ईरान को नष्ट कर दे, लेकिन अमेरिका के पास बहुत सारे विकल्प हैं। उसे युद्ध लड़ने की कोई आवश्यकता थी नहीं। सबसे ज़्यादा दुविधा में है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अब उनके पास सबसे बड़ी चुनौती है, आखिर वो इस युद्ध को कब और क्या कहकर ख़त्म करें।
बिल्कुल क्लियर कट जीत हो नहीं रही है। अब क्या कहकर इस युद्ध को रोकें और पीछे हट जाएं, ये सबसे बड़ी दुविधा उनकी है। तो अमेरिका अभी इस युद्ध में एक प्रकार से फंसा हुआ है, लेकिन अमेरिका का लक्ष्य अलग है, इजराइल का लक्ष्य अलग है। अब देखिए ईरान का क्या लक्ष्य है। ईरान का लक्ष्य ना तो अमेरिका को हराना है और ना ही इजराइल को हराना है, क्योंकि ईरान जानता है वो इन दोनों को हरा नहीं सकता, उसके पास इतनी ताकत ही नहीं है और वो इस बात को समझता है। ईरान सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता और अपनी व्यवस्था को बचाना चाहता है, अपनी सरकार को बचाना चाहता है, और अगर वहाँ की सत्ता पर कोई संकट आया तो ईरान दुनिया को ये बताना चाहता है कि वो पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर देगा। अगर उनकी इस रिजीम पर, उनकी मौजूदा व्यवस्था पर, उनकी मौजूदा सत्ता पर कोई भी संकट आया तो फिर ईरान सबको लेकर डूबेगा। इसलिए ईरान सिर्फ एक चीज़ के लिए काम कर रहा है कि उसे अपनी सत्ता बचानी है, जो मौजूदा सत्ता है, और उसे अपनी इस व्यवस्था को कायम रखना है, और इसके लिए वो पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है, पूरी दुनिया को मुश्किल में डाल सकता है। इसलिए तीनों के अलग अलग लक्ष्य हैं। आज राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि अमेरिका के बिना नेटो एक पेपर टाइगर है, ऐसा उन्होंने लिखा है। यानी नेटो जो देश हैं, अगर उनमें से अमेरिका उनका साथ ना दे तो उनके अंदर कोई ताकत नहीं, और वो ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को रोकने के लिए इस युद्ध में अमेरिका का साथ नहीं दे रहे हैं। तो आपने देखा होगा 2-3 दिन से अमेरिका के राष्ट्रपति नेटो देशों से और यूरोप के देशों से बड़े नाराज़ हैं। वो ये कहते रहे हैं कि उन्हें हमारी सुरक्षा तो चाहिए, वो हमारी सुरक्षा कवच का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो ये नेटो देश हमारे साथ नहीं आते। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा है कि नेटो देश लगातार तेल की बढ़ती कीमतों के बारे में शिकायत करते हैं, लेकिन हॉर्मूज़ के रास्ते को खोलने में कोई मदद नहीं कर रहे। नेटो देश कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते क्योंकि नेटो के देश डरपोक हैं, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप लिख रहे हैं। देखिए, मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको उनका नया बयान दिखाता हूं। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि नेटो के जो देश हैं ये डरपोक हैं, कावर्ड्स हैं, एंड वी विल रिमेंबर। देखिए, साफ साफ वो ये कह रहे हैं कि नेटो के देश कोई मदद नहीं कर रहे हैं हॉर्मूज़ को सुरक्षित करने में, वहां उस रास्ते को खोलने में, और ये लोग डरपोक हैं। और अमेरिका हमेशा इस बात को याद रखेगा कि मुसीबत के समय ऐसे युद्ध में इन नेटो देशों ने अमेरिका का साथ नहीं दिया। तो आपने देखा होगा ईरान के युद्ध में बहुत कुछ नैरेटिव वॉर पर निर्भर करता है कि कौन देश अपनी कौन सी कहानी, अपना कौन सा नैरेटिव दुनिया के सामने पेश कर रहा है। मैं युद्ध की इस खबर को बीच में रोक रहा हूं क्योंकि ईरान युद्ध के बीच में भारत के नैरेटिव वॉर की बात करना आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत में भी एक अलग नैरेटिव वॉर चल रहा है पिछले 2 दिन से। क्योंकि अब हम भारत के इस नए धुरंधर युग को आपके लिए आज डिकोड करना चाहते हैं। सबसे पहले आप कुछ आंकड़े देखिए। धुरंधर पार्ट 2 जो नई फिल्म अभी रिलीज हुई है, इसकी दुनिया भर में पहले दिन की कमाई ही लगभग 236 करोड़ रुपए है। इस फिल्म ने रिलीज के पहले ही दिन भारत में ही 102 करोड़ रुपए की कमाई की। तीसरा, इस फिल्म ने इस बार कुछ पेड रिव्यूज रखे, कुछ अलग स्पेशल शोज रखे प्रीव्यूज के, जो पेड थे। उस पेड प्रीव्यू शो में ही 43 करोड़ रुपए कमाने वाली ये भारत की पहली फिल्म है। और अगली बात, T20 शॉर्ट वीडियोस और रील्स के आज के जमाने में जब लोग 1-1.5 मिनट से ज्यादा का कुछ देखना नहीं चाहते, रील्स के जमाने में धुरंधर 21वीं सदी की भारत में बनी अब तक की सबसे लंबी फिल्मों में से एक है। यह फिल्म 3 घंटे 49 मिनट की है। आप ये समझ लीजिए, लगभग 4 घंटे ही मान लीजिए। इतनी लंबी फिल्म होने के बाद भी इसे देखने के लिए भारत के हर शहर के सिनेमा हॉल्स फुल चल रहे हैं, हाउसफुल, टिकट कहीं मिल नहीं रही। सुबह 9 बजे से लेकर देर रात तक के तमाम शोज उपलब्ध हैं, लेकिन टिकट किसी की नहीं है। 8000 से ज्यादा स्क्रीन पर इस फिल्म को पूरे देश में रिलीज किया गया है, और इस फिल्म की एडवांस बुकिंग के लिए इतनी भीड़ थी कि ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म बुक माई शो कई बार हैंग हो गया। तो देखिए, फिल्म बनाओ तो ऐसी बनाओ कि बुक माई शो भी हैंग कर जाए।
अकेले बुक माई शो पर ही इस फिल्म की एडवांस बुकिंग के 1 घंटे में 1,09,000 फिल्म के टिकट्स की बुकिंग हो गई थी 1 घंटे के अंदर ही। और ये अब तक का भारत में फिल्म टिकट की बुकिंग का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। लेकिन इसे अपार सफलता के बाद भी हमारे देश के टुकड़े टुकड़े गैंग की विचारधारा वाले लोग इस फिल्म को मोदी सरकार का प्रोपेगेंडा बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये फिल्म समय और पैसे की बर्बादी है। तो हमारे देश में एक अर्बन नक्सल गैंग है, हमारे देश में टुकड़े टुकड़े गैंग है, हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो मोदी से नफरत करते हैं, उनकी विचारधारा से नफरत करते हैं। वो तमाम लोग जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो एक प्रोपेगेंडा फिल्म है और इसकी आलोचना कर रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के ये तमाम विरोधी पहले अपना खुद का पैसा खर्च करके और अपने 4 घंटे बर्बाद करके इस फिल्म को देखने जाते हैं और फिर वापस आकर YouTube पर इस फिल्म की समीक्षा करते हैं, अपना वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि फिल्म बिल्कुल बकवास है। धुरंधर 2 की समीक्षा करने के लिए यूट्यूबर्स के बीच हमारे देश में इस समय होड़ लगी हुई है। आप सोशल मीडिया खोल कर देखिए, हर जगह आपको धुरंधर 2 के जो हैं समीक्षाएं मिल जाएंगी। इसके 3 कारण हैं। पहला, ये सारे यूट्यूबर्स जानते हैं कि इस समय धुरंधर 2 की आंधी चल रही है, धुरंधर 2 ट्रेंड कर रही है और अगर उन्होंने इस फिल्म पर अपना वीडियो बनाया और अगर इसकी आलोचना करने वाला वीडियो बनाया तो ज़बरदस्त व्यूज़ मिलेंगे। तो पहला कारण है व्यूज़, सबको व्यूज़ चाहिए। दूसरा, ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे तो ज़्यादा पैसा भी मिलेगा, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर यूट्यूबर्स जो हैं वो यूट्यूब पर अपना कंटेंट डालकर किसी तरह अपना गुजारा कर रहे हैं, तो पैसा भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तीसरा, देश में विपक्षी पार्टियों का समर्थन करने वाले तमाम नेता, अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता, उनके IT सेल के लोग, पत्रकार और यूट्यूबर्स धुरंधर 2 के बहाने मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। यानी ये उनका एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा भी है जिसे वो चला रहे हैं। क्या करेंगे? इसलिए आज धुरंधर 2 सिर्फ मनोरंजन करने वाली एक फिल्म नहीं रही, बल्कि ये हमारे समाज और हमारे समाज के मूड का एक इंडिकेटर बन गई है। इतिहास में वैसे तो बहुत सारी फिल्में हिट हुई हैं, बहुत सारी फिल्मों ने नए नए रिकॉर्ड भी बनाए हैं, लेकिन कुछ फिल्में ही ऐसी होती हैं जो अपने समय के सामाजिक और राजनीतिक मूड को पकड़ लेती हैं और देश में जो बदलाव आ रहा होता है लोगों के बीच, जो सामाजिक बदलाव है उसे लोगों तक पहुंचाती हैं। ऐसा लगता है कि धुरंधर भी इस समय हमारे देश के सामूहिक मूड को बता रही है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि फिल्म कितनी कमाई कर रही है, बल्कि ये भी है कि लोग इसे इतनी बड़ी संख्या में आखिर देखने जा क्यों रहे हैं। आप सोचिए, एक वर्ग ऐसा है जिसने पूरी ताकत लगा रखी है ये बताने के लिए कि ये फिल्म बेकार है, ये प्रोपेगेंडा है, 4 घंटे की फिल्म है, बोझिल है, अपना पैसा बर्बाद मत करिए। लेकिन उसके बावजूद इस देश के बड़ी संख्या में लोग इस फिल्म को देखने जा रहे हैं। यानी वो अपनी तरफ से जवाब दे रहे हैं कि नहीं, हमें ये फिल्म अच्छी लग रही है और हम देखेंगे। और यहीं से भारत में आज़ादी के बाद हो रहे सबसे बड़े सामाजिक बदलाव का एक संकेत आपको मिलता है। अक्सर आपने देखा होगा कि देश का जो राजनीतिक मूड होता है वो चुनाव के नतीजों से समझ में आता है। चुनाव हर 5 साल में होते हैं और आप देखते हैं कि हर 5 साल में देश की जनता किस नेता को वोट डालती है, किस पार्टी को वोट डालती है, किन मुद्दों पर डालती है, जिससे हमें यह पता चलता है कि हमारे देश की जनता इस समय क्या सोच रही है। लेकिन यह तो राजनीतिक मूड है देश का, जो चुनाव में पता चलता है। लेकिन समाज में जो बदलाव आ रहे हैं वो कैसे पता चलेंगे? सामाजिक और सांस्कृतिक मूड कहीं ज़्यादा तेज़ी से बदलता है और उसका सबसे बड़ा आईना होता है, उसका सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है सिनेमा। आज़ादी के बाद का भारत पूरी तरह से कृषि पर आधारित था। गरीबी, ज़मीन और सम्मान की लड़ाई उस समय की सच्चाई थी। इसलिए आप याद कीजिए, वो जो दौर था 50 और 60 का, उस दौर में मदर इंडिया जैसी फिल्में बनती थीं, जिसने एक किसान परिवार की कहानी के जरिए पूरे देश की आत्मा को झकझोर दिया था, पूरे देश के मूड को सेट किया था। 1970 के दशक में जब देश में बेरोजगारी थी, भ्रष्टाचार था, व्यवस्था के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा था, तो उस समय दीवार और जंजीर जैसी फिल्में आईं। एंग्री यंग मैन का किरदार उस युवा की आवाज़ बन गया जो अपने सिस्टम से बहुत नाराज़ था, जो विद्रोह करना चाहता था, बगावत करना चाहता था। 1990 के बाद जब भारत में आर्थिक उदारीकरण हुआ, तब समाज में पैसा आया। पैसा, करियर और ग्लोबल लाइफस्टाइल की चर्चा होने लगी।
दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ये फिल्म आई और इस प्रकार की फिल्मों ने नए आधुनिक और भावनात्मक भारत को दिखाया, जहां परंपरा और आधुनिकता का मिश्रण था और उसमें फैशन भी था, अच्छे अच्छे कपड़े थे, डांस, म्यूजिक, सब कुछ था, लव स्टोरी थी। हमारे देश में एक ऐसा दौर भी आया जब मिशन कश्मीर और फना जैसी फिल्में आईं जिनमें हीरो आतंकवादी था और उसे भटका हुआ नौजवान बताया गया। अब भारतीय सिनेमा एक बार फिर से बदल रहा है। धुरंधर फिल्म की सफलता यह संकेत दे रही है कि दर्शकों की पसंद बदल गई है और कहानी कहने का तरीका भी बदल चुका है। अब दर्शक ऐसी कहानियां देखना चाहते हैं जो उनकी पहचान, उनके राष्ट्र, सुरक्षा और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी है। इस फिल्म में राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा को दिखाया गया है। इस फिल्म में पाकिस्तान के आतंकवाद को दिखाया गया है, कैसे आतंकवाद के जरिए पाकिस्तान ने हमें लंबे समय तक इतने जख्म दिए हैं और हमारे ही देश के व्यवस्था में बैठे लोग पाकिस्तान का साथ देते थे। इस फिल्म में यह दिखाया है। इस फिल्म में पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड और आतंकवादियों के साथ भारत के मुस्लिम गैंगस्टर के रिश्तों को दिखाया गया है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे हमारे ही देश के कुछ लोग पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को बर्बाद करना चाहते थे। इस फिल्म में उत्तर प्रदेश के भी एक गैंगस्टर को दिखाया गया है। वो गैंगस्टर भी था, विधायक भी था और सांसद भी रह चुका है। और इस फिल्म में यह भी दिखाया गया कि कैसे उसकी खुलेआम हत्या की गई थी और वाकई में उसकी खुलेआम हत्या की गई थी। आप अक्सर ये वीडियो न्यूज़ चैनल्स पर देख चुके हैं। मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप भी समझ गए होंगे कि आज मैं किस गैंगस्टर की बात कर रहा हूं। ये यूपी का कौन सा गैंगस्टर है जिसकी सरेआम हत्या हो गई थी और जो विधायक भी था, जो सांसद भी था और जो पाकिस्तान से मिला हुआ था। आज आपको ये भी देखना चाहिए कि इस गैंगस्टर को किस किस पार्टी ने टिकट दिया था, इस गैंगस्टर के किन किन नेताओं के साथ संबंध थे, इस गैंगस्टर के किन किन नेताओं के साथ फोटो हैं, कौन कौन नेता इस गैंगस्टर के साथ खड़े होकर फोटो खिंचवाते थे, इसकी इफ्तार पार्टियों में जाते थे। आज देश को यह सोचना होगा। यह फिल्म हमारे देश में दशकों से बने एक इकोसिस्टम को तोड़ती है। हमारा जो एक मानसिक इकोसिस्टम है, हमारी विचारधारा का एक इकोसिस्टम है, उसे तोड़ती है। इसीलिए मैं आज आपसे ये कह रहा हूं, ये सिनेमा की कहानी नहीं है। आज मैं आपके सामने किसी फिल्म का विश्लेषण नहीं कर रहा हूं, ये समाज के बदलाव का विश्लेषण है। नरेंद्र मोदी वर्ष 2014 से प्रधानमंत्री हैं। 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे और अब वो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। इस देश में लगातार 3 लोकसभा के चुनाव उन्होंने जीते। देश की जनता ने हर बार बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में मोदी ही चाहिए, लेकिन पिछले 12 वर्षों में बार बार ये नैरेटिव बनाया गया कि प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में चुनाव जीतकर तो पहुंच गए किसी तरह, लेकिन वो लोगों के दिलों में नहीं उतर पाए। बार बार ये बताया गया कि बीजेपी ठीक है, आपने चुनाव तो जीत लिया, लेकिन उस चुनाव के नतीजों पर भी एक शक जाहिर किया गया। बताया गया कि ये चुनाव तो असल में निष्पक्ष थे ही नहीं और बार बार उनकी जीत को कमतर करके बताया गया कि ठीक है, अगर आप चुनाव में जीत भी गए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ी संख्या में लोग आपसे नाराज हैं। ये एक अलग कहानी पिछले 12 वर्षों से चल रही है हर बार। लेकिन धुरंधर फिल्म इस नैरेटिव को अब बिल्कुल खत्म कर देती है। हर देश में 2 तरह के इकोसिस्टम होते हैं। एक होता है राजनीतिक और दूसरा होता है सामाजिक और सांस्कृतिक। प्रधानमंत्री मोदी ने एक खास एजेंडा वाले राजनीतिक इकोसिस्टम को तो 2014 में ही तोड़ दिया था जब वो चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो हमारे देश में सांस्कृतिक मठाधीश वाले इकोसिस्टम को बहुत समय के बाद कमजोर कर पाए। शुरू में जब प्रधानमंत्री मोदी आए, उनकी सरकार आई, तो इस पूरे इकोसिस्टम से उन्हें नॉन कोऑपरेशन मिलता था, यानी कोई सहयोग नहीं है। उस समय हमारे देश में पुरस्कार गैंग था, लोगों ने अपने पुरस्कार वापस करने शुरू कर दिए। हमारे देश में एनजीओज का एक गैंग था जो कि प्रधानमंत्री मोदी से नफरत करता था। मीडिया का एक दुष्प्रचार गैंग था जो लगातार उन पर सवाल उठाता था। कला के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में इतने सारे मठाधीश गैंग्स बैठे हुए थे जो अपना अपना इकोसिस्टम चला रहे थे। यानी देश में सत्ता किसी की भी आ जाए, बीजेपी की सत्ता आ गई, प्रधानमंत्री आ गए, लेकिन नीचे से ये जो सारे लोग थे
ये जो मठाधीश बने हुए थे, जिनके पास पूरी व्यवस्था थी, ये अपना सहयोग नहीं कर रहे थे और ये इंतज़ार कर रहे थे कि ये सरकार आज तो आ गई है लेकिन बहुत जल्द चली भी जाएगी। लेकिन पिछले 3.5 महीने में लगभग 7.5 घंटे की धुरंधर फिल्म के 2 पार्ट्स की सफलता इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सामाजिक और सांस्कृतिक मठाधीशों का यह इकोसिस्टम अब आखिरकार टूट चुका है। मीडिया के दुष्प्रचार गैंग और कला के नाम पर एजेंडा चलाने वाले लोगों की सच्चाई अब जनता बिल्कुल समझ चुकी है। आज का दर्शक पहले की तुलना में कहीं ज्यादा जागरूक है और संवेदनशील है। वो उन कहानियों से जुड़ना चाहता है जो उसके अंदर के सवालों, उसके अंदर अपने राष्ट्र को लेकर गर्व और उसके अंदर की चिंताओं को छू सके। और धुरंधर फिल्म बिल्कुल यही करती है। इसलिए धुरंधर सिर्फ एक फिल्म नहीं है, बल्कि हमारे समाज की, हमारे देश की आज की एक नई सामाजिक सोच है जिसके केंद्र में है राष्ट्रवाद। आप याद कर लीजिए, कुछ साल पहले जब राष्ट्रवाद की बात करते थे तो लोग कहते थे ये तो बीजेपी का एजेंडा है। राष्ट्रवाद को एक राजनीतिक मुद्दा मान लिया गया था, लेकिन आज राष्ट्रवाद घर घर में पहुंच गया है। आज लोग राष्ट्रवाद की कीमत को समझ चुके हैं। इस फिल्म ने यह साबित कर दिया है कि अब हमारे देश में एक ऐसा वर्ग तेजी से उभर रहा है जिसकी सोच अपनी सांस्कृतिक पहचान, अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक मुद्दों को लेकर मुखर है। इसलिए धुरंधर की सफलता राष्ट्रवाद में मिलावट करने वाले फिल्मों को भी अब एक करारा जवाब है। ऐसे फिल्म बनाने वाले लोग और धुरंधर की जो आलोचना कर रहे हैं लोग, उन्हें जनता अब अपने आप ही जवाब दे रही है। ऐसा लगता है कि इस देश की जो जनता है वो कुछ कहना चाहती है, वो कुछ बताना चाहती है और ये बात वो 5 साल में एक बार अपने वोट के जरिए तो बताती है। लेकिन आप इसे ये समझ लीजिए कि ये देश में एक मिड टर्म इलेक्शन हुआ है और ये इलेक्शन में जो आपका पोलिंग बूथ है वो है आपके शहर का सिनेमा हॉल। लोग लाइन लगाकर सिनेमा हॉल में जा रहे हैं जैसे वो कुछ बताना चाहते हैं और जैसे वो ये समझते हैं कि धुरंधर फिल्म की एक टिकट खरीद कर इस फिल्म को देखना एक वोट डालने के बराबर है। और ये करके वो देश में जो हमारा टुकड़े टुकड़े गैंग है, हमारे देश में जो विपक्ष है, उसे अपना एक जवाब देना चाहते हैं। ये तो धुरंधर की बात हो गई। मैंने ये फिल्म अभी तक देखी नहीं है, मैं आपको ये बता दूं। अभी तक का जो विश्लेषण है ये सिर्फ इस आधार पर है कि 2 दिन के अंदर भारत की जनता कैसे इस फिल्म को देख रही है, सोशल मीडिया पर लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं। और मेरा यकीन मानिए, बहुत सारे लोगों को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिल्म लंबी है या छोटी है, फिल्म बीच बीच में बोझिल हो रही है, फिल्म में कितना मनोरंजन है, लोगों को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर वो इस फिल्म को देखने के लिए जाएंगे तो वो देशभक्त कहलाएंगे, अगर वो इस फिल्म को देखते हैं तो वो राष्ट्रवाद के पक्ष में अपना वोट डाल रहे हैं। आज इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस है और इस मौके पर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की नई रिपोर्ट जारी हुई है। ये खुशी की रिपोर्ट होती है, कौन कितना खुश है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के सबसे खुश देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर नॉर्डिक कंट्रीज यानी फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन है। ये सबसे खुश देश हैं। फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, इटली, जापान, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे अमीर देशों के युवाओं में अब उदासी बढ़ रही है, ये इस रिपोर्ट में लिखा है। इन देशों के पास सब कुछ है, पैसा है, विकास है, सुविधाएं हैं, ताकत है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन फिर भी इन देशों की रैंकिंग नीचे आ रही है। अब आप देख लीजिए, अमेरिका तो 23वें नंबर पर है, ब्रिटेन 29वें नंबर पर है, ऑस्ट्रेलिया 15वें नंबर पर, फ्रांस 35वें नंबर पर, इटली 38 नंबर पर, जापान 61 नंबर पर। इन देशों में किस चीज़ की कमी है? और ये बड़े बड़े देश हैं, इनकी अर्थव्यवस्थाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, इनके पास बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, इनके पास सुरक्षा है, पैसा भी है, सब कुछ है। लेकिन वो छोटे छोटे जो देश हैं, फिनलैंड जैसे, जो हमारे देश के एक शहर के बराबर हैं, वहाँ पर लोग ज़्यादा खुश हैं। इस लिस्ट में भारत की जो स्थिति है वो ये है कि 147 देशों की लिस्ट में हमारी रैंकिंग है 116। लेकिन पिछले वर्षों में भारत की रैंकिंग में लगातार सुधार आया है। जैसे 2019 में हम इस लिस्ट में 144वें नंबर पर थे, लेकिन अब हम 116 के नंबर पर हैं। इस लिस्ट में अफगानिस्तान, यमन और जिम्बाब्वे, ये गरीब देश सबसे नीचे हैं, यानी ये सबसे दुखी हैं।
इस रिपोर्ट में दुनिया में खुशी घटने के 3 सबसे बड़े कारण बताए गए हैं कि दुनिया में खुशी क्यों कम हो रही है। पहला कारण है सोशल मीडिया, जो अब लोगों को जोड़ने की बजाय एक तुलना का मंच बन गया है। आज लोग अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों की खुशियों से उनके वीडियोस देखकर करने लगते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास कम होता है, हीन भावना और असंतोष बढ़ रहा है। दूसरी वजह है आर्थिक असुरक्षा, अपने कल को लेकर चिंता, नौकरी की अनिश्चितता है, महंगाई है, भविष्य का डर दुनिया भर के युवाओं को लगातार तनाव में रखता है और इसकी वजह से खुशी कम हो रही है। तीसरी वजह बताई गई है सामाजिक सहयोग की कमी, परिवार और समाज का सपोर्ट सिस्टम कमज़ोर हुआ है, संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, रिश्ते कमज़ोर हो रहे हैं। ये भी एक वजह है जिसकी वजह से दुनिया भर में जो युवा हैं वो अब इतने खुश नहीं हैं जितने हुआ करते थे, क्योंकि उनके पास अपना कहने के लिए कोई नहीं है, वो अकेला महसूस करते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि दुनिया भर के जो युवा हैं वो इसलिए अब उदास होते जा रहे हैं कि एक तो उनके पास स्मार्टफोन है जिसमें सोशल मीडिया है जो उन्हें समाज से दूर कर रहा है, दूसरा उनके अपने ही लोग अब उनसे दूर हो रहे हैं, उनके पास परिवार नहीं है, सच्चे दोस्त नहीं हैं, सच्चे जीवन साथी नहीं हैं उनके पास, और अपने भविष्य को लेकर एक असुरक्षा है। जिन देशों में लोग सबसे ज़्यादा खुश हैं उसकी वजह है कि इन देशों में अमीरी और गरीबी का अंतर बहुत ही कम है। हर व्यक्ति को एक सम्मानजनक जीवन मिल रहा है, यहाँ मजबूत स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इसलिए लोगों को स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, भविष्य की चिंता नहीं है, पैसा उनके पास लगातार है और इससे उन्हें मानसिक शांति मिल रही है। इसके अलावा इन देशों में जो सरकारी स्कीम्स हैं, जो सामाजिक सुरक्षा की सरकारी स्कीम्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, जैसे सबको बेरोजगारी का भत्ता मिल रहा है, शिक्षा का खर्च मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है। तो वहाँ की सरकारें अपने लोगों के लिए बहुत काम कर रही हैं और ये सामाजिक सुरक्षा व्यक्ति को भविष्य के डर से मुक्त करती है। जिन अमीर देशों में वहाँ पर युवाओं में उदासी बढ़ रही है उसकी 3 सबसे बड़ी वजहें पता चली, जो मैंने आपको बताया भी। पहला स्मार्टफोन, दूसरा सोशल मीडिया और तीसरा कमज़ोर होते सामाजिक रिश्ते। डिजिटल वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव 15 साल के आसपास की लड़कियों पर दिख रहा है। जो लड़कियां 15 साल के आसपास की उम्र की हैं और जो लड़कियां 5 घंटे से ज़्यादा सोशल मीडिया पर रहती हैं वो ज़िंदगी से सबसे कम संतुष्ट हैं। इन्फ्लुएंसर कल्चर और परफेक्ट लाइफ वाली रील्स देखकर धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास कम हो रहा है। सोशल मीडिया कंटेंट उन्हें उदासी और अकेलेपन की तरफ धकेल रहा है। ये सबसे चिंताजनक बात है, ख़ास तौर पर लड़कियों के बारे में। और आज के समय में दुनिया भर में खुशियों को मापने का जो तरीका है वो सब कुछ हमारी संस्कृति में पहले से ही मौजूद है। अब सिर्फ भारत की बात करते हैं। भारत के लोग कैसे खुश रह सकते हैं? अगर आप हमारे संस्कार देखें, हमारी संस्कृति देखें, हमारी कल्चर देखें, तो इन सब चीज़ों का इलाज इसमें पहले से ही मौजूद है, लेकिन हम इसे भूल रहे हैं और पश्चिमी देशों को फॉलो कर रहे हैं। खुशी एक आंतरिक अनुभव है जो हमारे देश में 4 स्तंभों पर टिकी है। पहला, सामूहिकता। भारत में अगर आप त्योहारों को देखें तो त्योहार जो हैं वो सामूहिकता का पर्व हैं। हमारे देश में त्योहारों को सब लोग मिलकर मनाते हैं। परिवार और समाज का साथ हमें सिखाता है कि असली खुशी एक साथ जीने में है। अगर आप त्योहारों को देखेंगे तो हमारे परिवार के लोग हम उनके साथ मनाते हैं, पड़ोसियों के साथ मनाते हैं। अपने गांव में पूरा गांव एक परिवार की तरह होता है। हर त्योहार जिंदगी की रेस में हमें ठहर कर पूरे परिवार के साथ सेलिब्रेट करना सिखाता है। दूसरा, कृतज्ञता। हमारी संस्कृति प्रकृति और जीवन के प्रति आभार सिखाती है और यही कृतज्ञता संतोष देती है, खुशी की वजह बनती है। इसलिए आज भी हमारे देश में लोग जब वापस अपने घर जाते हैं तो भगवान का धन्यवाद करते हैं। हर देश में सुबह उठते ही भगवान का नाम लेते हैं और कहते हैं कि भगवान, आज का दिन आपने हमें दिखाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देश में माता पिता को भगवान के स्वरूप माना जाता है, उनके पैर छुए जाते हैं, वो भी एक धन्यवाद करने का तरीका है। यानी हमारे देश के जो लोग हैं वो कृतज्ञ हैं और वो कभी भी अपनी सफलता के लिए जो भी उनके साथ हो रहा है उसके लिए धन्यवाद देना भूलते नहीं। ये भी एक खुशी का तरीका है। तीसरा, हमारे देश के परिवार और उसके बीच का संवाद। मजबूत रिश्ते और खुला संवाद अकेलेपन को दूर करते हैं। हमारे देश में शुरू से ही संयुक्त परिवार की परंपरा रही है और जब संयुक्त परिवार होता है, हमारा जो बड़ा सा कुनबा होता है, हमारा खानदान होता है, वो हमारा सबसे बड़ा भावनात्मक ताकत है हमारी। चौथी बात, प्रकृति और धैर्य। प्रकृति से जुड़ाव
और धैर्य जीवन में संतुलन लाते हैं, जिससे चिंताएं कम होती हैं, शांति ज़्यादा होती है। भारतीय दर्शन हमेशा से ये कहता है कि खुशी बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर है। हमारी सनातन संस्कृति में कहा जाता है कि संतोष ही सबसे बड़ा सुख है, और हमारा अकेला ऐसा देश है जो प्रकृति की पूजा करता है। हम वृक्ष की पूजा करते हैं, हम जल की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, पहाड़ की पूजा करते हैं, जानवरों की पूजा करते हैं। और जो व्यक्ति ये सब करता है वो दुखी कैसे रह सकता है? इसलिए खुश रहने का जो फॉर्मूला है, असल में ये तो हमारे पास पहले से ही मौजूद है। बस फ़र्क इतना है कि हम इस फॉर्मूले की तरफ ना देखकर पश्चिम की तरफ देख रहे हैं। किस देश के लोग कितने खुश हैं। हैप्पीनेस यानी खुशी को लेकर एक दिलचस्प बात यह भी है कि कई युद्धग्रस्त देशों में लोग शांत देशों के मुकाबले ज़्यादा खुश हैं। जैसे आप कुछ उदाहरण देखिए। पहला, इज़राइल, जो चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा हुआ देश है और लगातार इज़राइल कोई ना कोई युद्ध लड़ता ही रहता है, लेकिन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट में इज़राइल पूरी दुनिया में 8वें नंबर पर है। यानी इज़राइल के लोग खुश हैं, और इससे ये पता चलता है कि इज़राइल के लोगों को उनका जो राष्ट्रवाद है और मिलकर लड़ने का जो जज्बा है, ये उन्हें एक साथ बांध कर रखता है। दूसरा, यूक्रेन, जो पिछले 4 वर्षों से रशिया के साथ युद्ध लड़ रहा है, वहाँ के लोग भी लगभग 36 देशों से ज़्यादा खुश हैं। उनकी जो रैंकिंग है 111 है यूक्रेन की। तीसरा है रशिया, वो भी कितने समय से युद्ध लड़ रहा है और उसकी रैंकिंग भी 79 है। इसकी वजह है कि इन देशों के लोगों में एक मजबूत पारिवारिक और सामाजिक एकजुटता है। जैसे युद्ध ने इज़राइल के लोगों को तोड़ा नहीं बल्कि उन्हें एक साथ जोड़ दिया। लगातार संघर्ष के बावजूद यूक्रेन के लोग एक साझा उद्देश्य से जुड़े हुए हैं और अपने देश की रक्षा के लिए मिलकर लड़ रहे हैं। और ये जो साझा लक्ष्य है, ये लोगों को मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और जहां कमरों में कैद हो जाती है जिंदगी, लोग उसे बड़ा शहर कहते हैं। नमस्कार।